पहली तस्वीर कजाकिस्तान के अलमाटी से। एक स्टंटमैन ने दुनिया को हैरानी में डाल दिया। देखिए तस्वीर। गालीमजान ओजबॉय नाम के इस स्टंटमैन ने पहाड़ी की चोटी पर चेस्ट तक स्टंट किया है और गालीमजान ने 9 कुर्सियों का एक टावर बनाया। इसके बाद उसमें एरोबिक्स भी किया। हैरतअंगेज कारनामे को 3200 मीटर की ऊंचाई पर अंजाम दिया गया। गालीमजान ओजबॉय के इस स्टंट के बाद लोग उनके शरीर के कमाल और बैलेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तस्वीर चीन के यूनान प्रांत से भी सामने आई है, जहां गाओई रिज नाम के एक पहाड़ी पर एक शख्स ने लोग किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर हाइकिंग करते हैं, ये उसकी तस्वीर है। इलाके में हजारों टूरिस्ट आते हैं। उनमें से कुछ टूरिस्ट वीडियो बनाने के लिए पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर भी चले जाते हैं। बिना सुरक्षा उपकरण के वो कैसे वॉक करते हैं, वही तस्वीर आपके सामने। चौथी तस्वीर फिलीपींस से, जहां सड़क हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो है। पुलिस एक कार का पीछा कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई। कार हवा में उछलते हुए सड़क की दूसरी तरफ कैसे पहुंची, देखिए तस्वीर। पांचवी तस्वीर अमेरिका के एरिज़ोना की आपके सामने होगी, जहां एक घर के अंदर तेज रफ्तार कार आ गई। ये कार 18 साल का एक युवक चला रहा था। लड़का नशे में धुत था। इसी दौरान कार बेकाबू हुई और घर में आ गई। घर में पति पत्नी मौजूद थे। हादसे में दोनों बाल बचे। अब छठी तस्वीर इंडोनेशिया के माउंट रुआंग की, जहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद बड़ी तादाद में लावा और सफेद धूल और धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है। आसपास का इलाका प्रदूषण की चपेट में है। प्रशासन को स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी करनी पड़ी। सातवीं तस्वीर ग्वाटेमाला की, धधकते ज्वालामुखी पर बिजली कड़कती कैसे नजर आई, देखिए। ज्वालामुखी से लावा निकल रहा था। मौसम भी खराब था, तभी ठीक ज्वालामुखी के ऊपर आसमानी बिजली गिरती नजर आई। और आठवीं तस्वीर न्यूयॉर्क से, जहां एंटी इजराइल रैली में जमकर बवाल हुआ और रैली में हजारों लोग जमा हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नियमों को तोड़ने की भी कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया। नौवीं तस्वीर तुर्की से, भीड़ ने अमेरिका के 2 सैनिकों को घेर लिया। सैनिक तुर्की के इजमीर शहर घूमने आए थे और इस दौरान भीड़ ने उन्हें घेर लिया और मारपीट तक हो गई। दसवीं तस्वीर सऊदी अरब के मक्का से, जहां सड़क पर सैलाब बहता नजर आया। मक्का में रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई है। इतनी बारिश हुई कि सड़क पर सैलाब बहने लगा। गाड़ियां इधर उधर फंस गई। लंबा जाम भी लगा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां सेबी विवाद पर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। 2014-15 में सब सेटलमेंट हो गई आईसीआईसीआई की और माधवी बुच जी की, और 2015-16 में उस टेबल में आप देखिए कि उनको वहां से कुछ नहीं मिला, नो सैलरी लिखा हुआ है। तो फिर 2016-17 में फिर से क्यों मिलनी शुरू हो गई? ये ऐसी कौन सी पेंशन है? सेटलमेंट हो गया, 5 करोड़ के लगभग आपने दे दिया, ग्रेच्युटी आपने दे दी, फिर आपने देना बंद कर दिया, लेकिन 16-17 में फिर से शुरू कर दिया। ये बड़ी चमत्कारिक पेंशन है, फिर से मिल गई। ना केवल इतना, अब मैं आपको इस टेबल पे फिर से देखने को कहूंगा। इस टेबल में आपको 2007 से लेकर और 2013-14 जब तक वो आईसीआईसीआई में थी, उनकी तनख्वाह दिखाता हूं। एवरेज अगर आप इसकी निकालेंगे, इफ यू टेक आउट द एवरेज सैलरी, एनुअल सैलरी ऑफ माधवी पी बुच जी,
when she was in the ICICI between 2007-8 and 2013-14, the average comes out to be 130 lakhs, 1 crore 30 lakhs, 1 crore 30 लाख। और पेंशन का एवरेज कितना है साल का? 2 करोड़ 77 लाख। कौन सी ऐसी नौकरी है जहां पेंशन तनख्वाह से ज्यादा है, डबल से ज्यादा? ये तो हमें मालूम ही नहीं था। ये तो कल आईसीआईसीआई के जवाब जब आए तो रिसर्च की, पेंशन से ज्यादा तनख्वाह होती है, हमने बचपन से सुना था। तनख्वाह से ज्यादा पेंशन न्यू इंडिया में आने लग गई, कुछ लोगों को मिलती है। उसके लिए आपको मोहरा बनना पड़ता है, उसके लिए आपको प्यादा बनना पड़ता है। हम इस बात का जवाब, आईसीआईसीआई से हमें कोई गुरेज नहीं है, वो दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि माधवी पी बुच जी ये टेबल देखेंगी और जवाब देंगी कि ये 16-17 को फिर से पेंशन क्यों मिलनी शुरू हो गई, तथा कथित पेंशन, द सो कॉल्ड पेंशन। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वही साल है जब वो सेबी में होल टाइम मेंबर बन गई थी। तो जब सेबी में होल टाइम मेंबर बन गई तो फिर से तथाकथित पेंशन मिलनी शुरू हो गई। और पेंशन कितनी? 2 करोड़ 77 लाख। और आज की एक और बड़ी खबर, जहां दिल्ली से सटे फरीदाबाद से खबर है, जहां बेलगाम गौरक्षकों ने एक छात्र की जान ले ली और गौरक्षकों ने इस छात्र को गौ तस्कर समझा। 12वीं के छात्र की कार का पीछा किया गया, उसे घेर कर उसको गोली तक मार दी गई। तो दिल्ली के पास फरीदाबाद से यह खबर है, गौरक्षकों की दिल दहला देने वाली वारदात जो सामने आई है। फरीदाबाद में गौरक्षकों पर छात्र की हत्या का आरोप लगा है। 12वीं का छात्र अपने दोस्तों के साथ कार से जा रहा था, तभी गौरक्षकों को उस पर गौ तस्करी का शक हुआ। उन्होंने छात्र को गोली मार दी। गोली लगने से छात्र की मौके पर मौत हो गई। वारदात 23 अगस्त की रात की है। घटना गतपुरी टोल के पास की है। जिला अदालत ने 5 आरोपियों को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या सामने आया है, कौन है ये लोग, इस बारे में भी अपने सहयोगी से करूंगी बात। उससे पहले फरीदाबाद में गौरक्षकों के नाम पर जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसके बारे में जान लीजिए। जहां गौरक्षकों ने 12वीं के छात्र को गोली मार दी, गोली लगने से ही छात्र की मौके पर मौत हो गई। वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया गया, इस बारे में और जानकारी आपके सामने रखूंगी। उससे पहले ये 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। फरीदाबाद की ये तस्वीर, 23 अगस्त को गौरक्षकों ने 12वीं के छात्र की हत्या कर दी। दूसरी वारदात भी आपको बता दें हरियाणा के चरखी दादरी की है, जहां गौरक्षकों ने बीफ के शक में ही पीट कर हत्या कर दी। मृतक छात्र के पिता की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। मैं आया, आकड़बाजी किया, उसके बाप ने कहा तुम्हारे बेटे को गोली मार दी। मैंने कहा गोली किसने मार दी? बोला हमें नहीं पता, SSBI हॉस्पिटल में चलिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा। कसघर वाले गौ वाले ने पीछा किया, गौ हत्या करने वालों को समझ के इनने गोली चलाई। हाँ, पशु तस्कर समझ रहे। लेकिन हमारे दिल में ये सवाल उठ रहा है जी, 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी, और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। कि जब वो खुद बयान कर रहा है, अब दबाव से कर रहा है, कि अब जब बयान कर रहा है कि मेरे से गोली गलती लगी है, लेकिन अनिल कौशिक से हम सिर्फ यही पूछा था मैंने कि दूसरी गोली कैसे लगी कंधे पे। जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है उसको लेकर मृतक छात्र के पिता सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल पूरी जानकारी आपके सामने कि किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया, आरोप क्या है, वारदात को कैसे अंजाम दिया और पुलिस ने कैसे एक्शन लिया। क्योंकि गौरक्षकों ने 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा को गोली मारी और गोली लगने से ही आर्यन मिश्रा की मौके पर मौत हो गई। खबर यह सामने आई कि 23 अगस्त रात को आर्यन मिश्रा अपने दोस्त चैंकी और हर्षित कार में ये लोग घूम रहे थे। गौरक्षकों ने गौ तस्कर समझकर उनका पीछा करना शुरू किया और कार रोकने को कहा। जब कार नहीं रुकी तो पलवल के गदपुरी टोल के पास ही गौरक्षकों ने गोली मार दी। पुलिस ने अब एक्शन जो लिया है उसके बारे में जानकारी, क्योंकि 5 आरोपी सौरभ, अनिल, वरुण, कृष्ण, आदेश ये गिरफ्तार हुए हैं और कार और हत्या में शामिल हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। आरोपियों को अदालत ने अब न्यायिक हिरासत में
भेज दिया है। आपको बता दें, आर्यन मिश्रा हत्या के मामले में 5 आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी तो की है। केस को लेकर फरीदाबाद के एसीपी की तरफ से और क्या बताया गया, सुनिए। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम कृष्ण है, एक का नाम वरुण है तथा जो 2 अन्य आरोपी हैं उनका नाम आदेश और सौरव है। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा वहां से 2 आरोपियों का जो पुलिस रिमांड सीख किया गया था। रिमांड के दौरान जो वारदात के अंदर जो स्विफ्ट गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है तथा जो वेपन जिससे फायर हुआ था उस वेपन को भी जो है वो बरामद कर लिया गया। हमारे सहयोगी विवेक शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जहां आपने देखा कि किस तरीके से 12वीं के छात्र को मौत के घाट उतार दिया गया है। विवेक, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से क्या जवाब उस बात को लेकर मिल रहे हैं जहां पिता इस वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है उसको लेकर तक अब सवाल उठा रहे हैं? लेटने जा रहा था। देखिए, साफ बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो आर्यन के पिता हैं वो इस पूरी वारदात पर कई सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जो है बारीकी से होनी चाहिए। तो वहीं इस मामले में फरीदाबाद पुलिस ने 5 आरोपियों को, वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है जी कि 30 किलोमीटर तक पीछा किया गया। बोलिए विवेक, आप अपनी बात रखिए, सुन रहे हैं। ड्राइवर के बगल में था, उसको गोली लग रही है और 4 को गोली क्यों नहीं लग रही है? आपको क्या शक है? हमें शक जी सीधा है मकान मालिक के ऊपर कि ले गए। विवेक, पिता तो कह रहे हैं कि ये सुनियोजित था, वो शक तक जाहिर कर रहे हैं किसी के ऊपर, क्या? कि भाई हमें नहीं पता, पीछे गाड़ी लगी हुई थी और गोली चली। मुझे लगता है विवेक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे सहयोगी विवेक, जो कि इस वक्त परिवार वालों से भी बात कर चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, पुलिस से भी इस बारे में जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसमें आपने एसीपी को सुना, फरीदाबाद के एसीपी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दें कि कार और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं और आरोपियों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। लेकिन इस बीच आर्यन मिश्रा के पिता की बात भी आपने सुनी। पिता इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उससे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, इसलिए पूरे मामले की तह तक जांच होनी चाहिए। भले ही इस पूरे मामले में अभी पुलिस एक्शन ले चुकी है, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उनसे सवाल जवाब होना चाहिए कि आखिर इतने किलोमीटर तक पीछा करते हुए क्यों उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं, आगे भी इस बारे में करेंगे आपको अपडेट। अब अगली बड़ी खबर, 1999 के कांधार हाईजैक पर बनी ओटीटी सीरीज IC-814 पर विवाद के बाद आज सूचना प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड के बीच बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक नेटफ्लिक्स कंटेंट में बदलाव के लिए तैयार हो गया है। बैठक में नेटफ्लिक्स को कहा, लोगों की भावना से खेलने का अधिकार नहीं है। नेटफ्लिक्स की चीफ कंटेंट ऑफिसर मोनिका शेरगिल को कहा गया कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का सम्मान जरूरी है। आपको बता दें, ओटीटी सीरीज IC-814 के किरदारों के नाम पर विवाद हो गया था। IC-814 विमान को हाईजैक करने वाले आतंकियों के नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद और जहूर मिस्री और शाहिर थे, लेकिन वेब सीरीज में उनके नाम बदल दिए गए। इनमें आतंकियों के नाम भोला और शंकर रखे गए हैं। इसके बाद इस वेब सीरीज को बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी और विवाद बढ़ा तो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को समन भेजा। आज पेश होने को कहा गया था। पूरे मामले पर हुई बैठक के बारे में और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इन तमाम ऑब्जेक्शंस के तहत आज की इस बैठक में क्या निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कई बहुत महत्वपूर्ण बातों को संज्ञान में लेते हुए सवाल जवाब तक हुए। कुंदन, निश्चित रूप से सुरभि, आज सुबह 10:40 पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव स्तर में एक बैठक हुई। इस बैठक में जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं संजय जाजू और दूसरा मोनिका शेरगिल जो कंटेंट का काम देखती है नेटफ्लिक्स में, और इसके साथ उनकी लीगल टीम भी आई थी नेटफ्लिक्स की। इनके बीच तकरीबन 1 घंटे तक बैठक चली और उसमें कई तरह की बातों को सामने लाया गया, जिसमें खास करके सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तरीके के कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को एक तरीके से छुपाने की कोशिश हुई। तो जो आपत्तियां सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से इस पूरे मामले पर डाला गया था, उन आपत्तियों को नेटफ्लिक्स ने माना और उन्होंने कहा कि हम इस पे गौर करेंगे और हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। इस बाबत अभी
तकरीबन 3:30 बजे मुंबई में नेटफ्लिक्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है जिसपे इस पूरे मामले पर नेटफ्लिक्स अपनी सफाई पेश करने जा रहा है और बाकायदा कंटेंट को लेकर जिस तरह की भी आपत्तियां दर्ज की गई है उसको पूरे मामले को रेक्टिफाई किया जाएगा। चलिए, किस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आने वाले वक्त में होने वाले बदलाव को लेकर भी बात कही जाती है, कुंदन इस पर नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जो बात हमारे सहयोगी कुंदन बता रहे थे, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स के ऑफिसर्स के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद जो जानकारियां अभी तक सामने आई हैं, इंफॉर्मेशन वॉल पर उसी बारे में डिटेल आपके सामने, और बताते हैं आपको सबसे पहले कि नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को तलब करने का आधार क्या है। जानिए कि किसी को भी देश के लोगों की भावनाओं से खेलने का अधिकार नहीं है। सरकारी सोर्सेज से जो जानकारी सामने आई है उसमें यह महत्वपूर्ण बात सामने रखी गई है। साथ ही भारत की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी बात को गलत तरीके से पेश करने से पहले सोचना चाहिए, और सरकार इस पूरे मामले को जिस तरीके से गंभीरता से ले रही है, उसी के बाद अब बैठक के बाद ये बात सामने आ रही है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में बड़े बदलाव नेटफ्लिक्स की तरफ से किए जा सकते हैं। हालांकि आपको इस बीच ये भी बता दें कि ये बैठक के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स की बैठक हुई है उस बारे में आपने जाना। लेकिन अब 1999 के कांधार हाईजैक पर बनी वेब सीरीज IC-814 पर हंगामे की वजह भी जान लीजिए, क्योंकि वेब सीरीज में आतंकियों के हिंदू नाम पर विरोध जताया गया। आपको बता दें, दावा है कि 2 आतंकवादियों के लिए जानबूझकर भोला शंकर नाम का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद फिर एक बार बॉलीवुड निशाने पर आया। फिल्म मेकर से सवाल है कि क्या जानबूझकर फिल्म में ISI को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई? क्या फिल्म में आतंकवादियों के प्रति नरमी बरतने की कोशिश की गई है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसको लेकर अब जिस तरीके से ये पूरा मामला विवादों में रहा, उसको देखते हुए सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इस बीच ये भी जान लीजिए कि वेब सीरीज में किन किरदारों पर विवाद हो रहा है, इनके वास्तविक नाम आखिर क्या थे। इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में डिटेल आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि वेब सीरीज में हाईजैकर्स के किरदारों को यहां पर आप जानिए कि कैसे चीफ, डॉक्टर, वर्गर, भोला और शंकर के नाम से दिखाया गया है। अब इसमें आतंकियों के वास्तविक नाम की भी ये सूची आपके सामने मैंने रखी है। अब यहां देखिए कि किस तरीके से क्या क्या नाम इनको इस वेब सीरीज में किरदार में दिए गए, और आतंकियों के वास्तविक नाम शाहिद अख्तर सईद, इब्राहिम अख्तर, सानी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और सैयद शाकिर। ये वो डिटेल आपके सामने रखी है, क्योंकि इस पूरे विवाद में फिल्म मेकर्स की ये दलील है कि आतंकियों ने खुद ये कोड नेम इस्तेमाल किए थे। हालांकि अब आपको यह भी जानना चाहिए कि IC-814 के फिल्म मेकर से सवाल क्यों किए गए हैं, क्योंकि फिल्म में कई किरदारों के नाम जिस तरीके से बदल दिए गए उसको लेकर सवाल उठाया गया है। फ्लाइट कैप्टन देवी शरण को शरणदेव का नाम दिया, तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह का नाम फिल्म में बदला गया है। विवाद होना तय था, फिर भी आतंकियों के लिए हिंदू नाम ही रखे। क्या विवाद खड़ा करना पब्लिसिटी का फॉर्मूला है? ये बड़े सवाल, और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को सरकार की तरफ से जिस तरीके से संज्ञान में लिया गया है, उसके बाद बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, और थोड़ी ही देर में अब नेटफ्लिक्स की तरफ से भी कंटेंट को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात सामने आती है, इस बारे में आगे करेंगे आपको अपडेट। अब कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जम्मू में जिस तरीके से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, अब जम्मू में आतंक से निपटने की एक नई रणनीति अपनाई गई है। आपको बता दें, जम्मू के ग्रामीणों को अब राइफल दी गई है, ताकि आतंकी वारदात होने पर वो अपना बचाव कर सकें और सेना के आने तक मोर्चा भी संभाल सकें। जम्मू में पहले से ही ग्राम रक्षा समितियां बनी हैं, जिनके पास हथियार भी होते हैं, लेकिन अब ग्रामीणों को राइफल से लैस किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद की जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, इन्हीं बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अब गृह मंत्रालय ने भी बड़े कदम उठाए हैं। जहां जानिए कैसे जम्मू संभाग में ग्राम रक्षा गार्ड, जिसे VDG भी कहते हैं, उनके हाथों में अब सेमी ऑटोमेटिक राइफल थमा दी गई है। यह कदम आतंकवाद और आतंकवादियों से लड़ने के मकसद से उठाया गया है। ग्राम रक्षा गार्ड के बीच 200 राइफल बांटे गई हैं। पहले उनके पास 303 गन थी, लेकिन अब उन्हें SLR दी गई है, ताकि पूरी ताकत के साथ आतंकवादियों का मुकाबला कर सकें। 400 नए ग्राम रक्षा गार्ड की भर्ती को लेकर भी खबर सामने आई है। लेकिन ग्राम रक्षा गार्ड को SLR देने से होगा क्या?
कैसे आतंकवाद की घटनाओं पर लगाम लगेगी, यह भी समझ लीजिए। इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने रख रही हूं, जहां जम्मू में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होगी और भी प्रभावी, ये समझा जा सकता है इस फैसले के तहत, क्योंकि इससे यह साफ है कि एसएलआर राइफल मिलने से ग्राम रक्षा गार्ड की हिम्मत और ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा मजबूती से वो आतंकियों का सामना भी कर सकेंगे। हालांकि आतंकवादियों को ग्राम रक्षा गार्ड से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। यही वजह है कि हालात को देखते हुए जो तैयारी की जा रही है उसमें इन्हें और मजबूत करने का यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जानिए हाल के दिनों में जम्मू संभाग के किन किन इलाकों में आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, जहां राजौरी, पुंछ, कठुआ, रियासी और डोडा जिलों के जंगलों में आतंकी जिस तरीके से सक्रिय हुए, यही वजह है कि इनके खिलाफ बड़े स्तर पर ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया गया है। और हाल के दिनों में इन इलाकों में जिस तरीके से कई आतंकी हमले हुए हैं, उनसे निपटने के लिए ही अब एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। ग्राम रक्षा गार्ड के हाथों में ऑटोमेटिक हथियार दिए गए हैं। अंकित भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और अंकित, रोजाना जिस लिहाज से हम यहां पर चल रहे ऑपरेशंस के बारे में भी बात करते हैं, उसमें एक बात का आप जिक्र करते हैं, आने वाले दिनों में चुनाव से पहले हर एक चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हुए ही बड़े स्तर पर सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां हो रही हैं। और ये एक और सबूत। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई टॉप ऑफिशियल्स की बैठक भी हुई है, खासतौर पे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दूं, सुरभि की 90 के दशक में इन्हीं लोगों ने, जिनको अब वीडीजी कहा जाता है, उससे पहले इनको कहा जाता था वीडीसी, विलेज डिफेंस कमेटी, इन्हीं लोगों ने पीर पंचाल हो, चाहे वो रजौरी पुंछ का इलाका हो या फिर चिनाब वैली, डोडा, किश्तवाड़, रामबंद का इलाका हो, इन्होंने काफ़ी इफेक्टिव काम किए, खासतौर पर आतंकवाद को लेकर। वहीं क्योंकि अब बढ़ती हुई घटनाएं सामने आई है, खासतौर रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ इलाके में आतंकी घटनाएं खासतौर पे देखने को मिली है। और उसके बाद सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि इनको अब सेमी ऑटोमेटिक राइफल, जो कि एसएलआर राइफल्स है, वो दी जाए। वहीं इसी की कड़ी में इन लोगों को, कुछ को जो एसएलआर वेपन्स है वो दी गई है और कई वीडीजी मेंबर्स है उनको इंक्लूड किया गया है। ये दिखाता है कि किस तरीके से ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि जो यहाँ पे वीडीजी मेंबर्स है वो काफ़ी इफेक्टिव काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडीजी यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड, इनका काम खास तौर पे ये रहता है कि जब ग्रामीण इलाके में अगर कहीं पर दूर दराज के इलाके में आतंकी आते हैं और वहाँ पे कोई वीडीजी का सदस्य है, वो किस तरीके से उस वक्त अपने गांव को सुरक्षित रखे तब तक जब तक सुरक्षा बल उस इलाके में नहीं पहुंचती। और यही काम 90 के दशक में इन लोगों ने किया था और अब एक बार फिर ये लोग जो है वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से बड़े फैसले हो रहे हैं, इस पर आगे भी नजर बनाए रखें। अंकित, आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। खबर मध्य प्रदेश से, जहां एक हिंदू धार्मिक रिवाज में उर्दू के शब्द का इस्तेमाल सुर्खियां बन गया है। उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी वर्षों से निकलती आ रही है, लेकिन अब शाही शब्द को हटाने की मांग की जा रही है। दलील यह दी जा रही है कि शाही शब्द उर्दू शब्द है। उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी को लेकर ही सियासत हो रही है और शाही शब्द से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। उज्जैन के कुछ लोग शाही को इस्लामिक शब्द कह रहे हैं और मांग ये कर रहे हैं कि ये शाही शब्द महाकाल से ना जोड़ा जाए। अब बीजेपी के नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से महाकाल की शाही सवारी से शाही शब्द हटाने की मांग की जा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसमें सीएम को भी टैग किया गया है, जिसमें लिखा गया कि उज्जैन के विद्वान भक्तजनों ने शाही शब्द पर आपत्ति जताई है। उस दौर में, मुगलों के दौर में शाही शब्द का इस्तेमाल होता, शाही राजा, शाही रजवाड़ा, शाही प्रक्रिया, शाही सवारी। तो इनका कहना है कि इस शब्द को डिलीट किया जाए, शब्द को विलोपित किया जाए। एक नई बहस चालू हो गई है। तब मैंने समाचार पत्र में इसको पढ़ा तो मैंने आज ही सुबह एक्स पर माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी को ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर उनको मैंने टैग किया है। और ये भी मैंने अवगत कराया कि पिछले दिनों जब सोमवार को मैं मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के रेवाज देवड़ा गांव के धुंधलेश्वर महादेव पर गया था, धुंधलीपार पर गया था, तो वहां पर आदरणीय भीमा शंकर जी शास्त्री, जो भागवताचार्य हैं, भागवत के मर्मज्ञ हैं, उन्होंने वहां पर गांव के लोगों के द्वारा निकाली जा रही शाही सवारी के नाम पर आपत्ति दर्ज करी थी।
सुना आपने, बीजेपी के प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपने बयान में भगवताचार्य भीमाशंकर जी शास्त्री का जिक्र किया। अपनी कथा के दौरान भीमाशंकर जी शास्त्री ने कहा कि महाकाल की शाही सवारी में शाही शब्द की जगह दिव्य और भव्य सवारी कहा जाना चाहिए। इसी के बाद सवारी से शाही शब्द हटाने की मांग ने जोर पकड़ा है। मामला आगे बढ़ा और एमपी के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा शाही शब्द को बदलने के लिए वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये बेफिजूल का विवाद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बस चलता तो वो लोग भगवान का भी नाम बदल देंगे। मांग आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में ये बात आई है, चूँकि उज्जैन उनका क्षेत्र है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके जो भी उचित निर्णय होगा वो सरकार उचित निर्णय लेगी और अगर हटाना आवश्यक होगा तो हटा दिया जाएगा। शाही शब्द का अनुवाद क्या है, शाही शब्द का अर्थ क्या है, इसको पहले लोगों को बता दें, फिर इसको हटा दें। वैसे भी ये सरकार सड़कों के नाम बदल रही है, रेलवे स्टेशनों के नाम बदल रही है, शैक्षणिक संस्थानों के नाम बदल रही है। अब केवल आदमी भर बचा और भगवान जिसके नाम बदलना बाकी है, तो उसकी शुरुआत हो गई है। आगे चल के ये भगवान के नाम बदलेगी और आदमी के नाम बदलेगी। भोपाल से हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और शुभम, सवाल इस लिहाज से सबसे पहले बता दीजिए बात कितनी आगे तक जा चुकी है, क्योंकि यहां बात अगर शाही सियासत की करूं तो सवाल धर्म के नाम पर बांटने को लेकर फिर खड़े होते हैं। देखिए सुरभि, मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि कई स्टेशंस के नाम, सबसे बड़ा उदाहरण जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना हबीबगंज, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया, उसका नाम बदलकर कमलापति स्टेशन किया गया। ऐसे कई और भी उदाहरण हैं। मगर शाही सवारी, चूँकि बाबा महाकाल की हर सावन के हर सोमवार पर ये सवारी निकलती है, लाखों की तादाद में भक्त इसमें जुड़ते हैं और मांग उठी कुछ कथावाचकों के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा इसे बदलना चाहिए। पूरी खबर हमने दिखाई, मगर इसका इम्पैक्ट आप देखिए कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल जो बयान दिया या जो सरकारी दस्तावेजों में शाही शब्द लिखा जाता था उसे बदलकर राजसी शब्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री कल शामिल भी हुए इस यात्रा में और मुख्यमंत्री ने ये कहा कि बाबा महाकाल की राजसी सवारी निकलने वाली है, उसमें आप सभी का स्वागत है, आप सभी को सम्मिलित होना चाहिए। वही मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो 8 घंटे पुराना ट्वीट था, सुबह का जो ट्वीट था, उसमें उन्होंने इस सवारी के लिए शाही शब्द का इस्तेमाल किया था। तो कुल मिलाकर आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने, कथावाचकों ने, संतों ने अगर इस मामले को लेकर मांग की तो उसका तुरंत इम्पैक्ट भी देखने को मिला और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और शाही सवारी को अब बदलकर राजसी सवारी कर दिया गया। लेकिन विपक्ष इसको लेकर जिस तरीके से सवाल उठा रहा है उस पर भी आगे नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया शुभम, पूरी जानकारी के लिए आपका। अब उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी सावन के हर सोमवार को निकलती है और इस शाही सवारी में बड़ी तादाद में लोग शामिल होते हैं, अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। लेकिन अब महाकाल की सवारी में शाही शब्द कुछ लोगों को खटक रहा है। उर्दू और फारसी के कई शब्द हमारी आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं जो सरकारी कामकाज में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे दस्तावेज, अदालत, रियायत, शिकायत, तहरीर, मुनासिब, फैसला, दरख्वास्त, मुवक्किल, शिरकत, शहादत, जागीर इत्यादि। क्या इन सारे शब्दों को बदलना संभव है? सवाल तो यह भी है कि भाषा और शब्दों को भी धर्म के आधार पर बांटा जा सकता है। क्या देश की भाषा धर्म के आधार पर बटी होती है? सवाल कई हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। अब से थोड़ी ही देर में ब्रुनेई पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खबर जानिए, जहां पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए ब्रुनेई पहुंचेंगे पीएम और भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए ये दौरा कितना अहम है ये भी आपको बताएंगे। आपको बता दें ब्रुनेई के बाद सिंगापुर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दिल्ली से ब्रुनेई के लिए रवाना हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खबर भी आपको बता रहे हैं। साथ ही जानिए कि किस तरीके से पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया रवाना होने से पहले, जिसमें उनकी तरफ से क्या क्या लिखा गया। जानकारी कि मैं ब्रुनेई दारुल इस्लाम की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर जा रहा हूं और जैसा कि हम अपने राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे होने का
पूरे हो रहे हैं 40 साल और जश्न मना रहे हैं। मैं महामहिम सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया और शाही परिवार के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ अपनी बैठकों की प्रतीक्षा कर रहा हूं ताकि हमारे ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सके। और ये दौरा इतना अहम क्यों है ये भी जान लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से भारत और ब्रुनेई के राजनयिक संबंधों की स्थापना को 40 साल हो गए हैं, गुजरते वक्त के साथ दोनों देशों के रिश्ते किस तरीके से मजबूत हुए हैं, दोनों देशों के राजनयिक संबंधों पर जरा एक नजर डालिए, क्योंकि भारत के लिए ये दौरा किस लिहाज से अहम है इसको लेकर मेरे सहयोगी मनीष झा से करूंगी सवाल। उससे पहले जानिए, भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में ब्रुनेई का अहम रोल है। ब्रुनेई में ही भारत का अंतरिक्ष निगरानी केंद्र भी मौजूद है और भारतीय उपग्रहों और उसकी लॉन्चिंग की निगरानी होती है। भारत और ब्रुनेई के बीच अहम रक्षा संबंध को लेकर भी खबर को समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों देशों की नेवी और कोस्ट गार्ड नियमित संयुक्त युद्धाभ्यास भी करते रहते हैं। आसियान और इंडो पैसिफिक में ब्रुनेई भारत का अहम पार्टनर है। हालांकि एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि पीएम का यह दौरा कई मायनों में अहम है। पीएम के दौरे से न सिर्फ भारत और ब्रुनेई के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, बल्कि चीन की दादागिरी पर भी लगाम लगेगी। कैसे? इंफॉर्मेशन जानिए। भारत ब्रुनेई की इस दोस्ती के तहत ही किस तरीके से चीन की टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि ब्रुनेई की उत्तरी सीमा साउथ चाइना से लगती है और साउथ चाइना सी को लेकर ब्रुनेई का चीन से जिस तरीके से विवाद है, भारत ब्रुनेई चीन के बढ़ते दबदबे को काउंटर करेंगे। इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती दखल पर भी लगाम लग सकेगी। और पीएम के दौरे से ब्रुनेई में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं, पीएम के दौरे को लेकर उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। हमारे जो प्रधान सेवक है हमारे कंट्री के, वो अपने कम्युनिटी के लिए ही काम कर रहे हैं। हम जो समुदाय यहाँ इंडियन रहते उनके लिए आ रहे हैं। ये उनमें ब्रुनेई के पॉपुलेशन के लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे प्राउड मोमेंट है कि इस कंट्री में, ये कंट्री एक्चुअली सबसे साउथ ईस्ट एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ का जो सुल्तान है हाजी हसनल बोल्किया, वो सबसे बेहतरीन इंसान है, क्योंकि उसने कभी भी सारे समुदाय को एक जैसा देखा है। मेरे में तो काफी पहले उत्साह है, खुशी है और माहौल बन चुका है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उससे कम्युनिटी एकजुट होके प्रिपरेशंस में लगी है। लोगों ने अपना दिल दिया है इस बात को कि पहली बार प्रधानमंत्री ब्रुनेई में आ रहे हैं। और एक हमें इस विजिट से ये है कि ब्रुनेई और इंडिया के जो रिलेशंस है वो और फर्दर स्ट्रॉन्गर होंगे, जैसे 40 साल स्ट्रॉन्ग रहे और ज़्यादा फर्दर स्ट्रॉन्ग होंगे। और देखा जाए तो जहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं वहाँ हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करके आए हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा करेंगे। इस मस्जिद से जुड़ी जानकारियां अब आपके सामने, क्योंकि सैफुद्दीन मस्जिद के बारे में जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके मुताबिक सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद ब्रुनेई की शाही मस्जिद है और ब्रुनेई के सुल्तान ने मस्जिद का निर्माण कराया। साल 1958 में पूरी तरह ये बनकर तैयार हुई। दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद में ये शुमार है। ब्रुनेई नदी के तट पर एक कृत्रिम झील भी बनाई गई है। और आपको बता दें, ब्रुनेई में ही प्रधानमंत्री मोदी उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा करेंगे, जो इस यात्रा का एक विशेष पहलू है। पीएम मोदी पहले भी मस्जिदों का दौरा कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की शेख जायद मस्जिद, ओमान की सुल्तान काबूस मस्जिद, सिंगापुर की शुलिया मस्जिद और इंडोनेशिया की इस्तिक्लाल मस्जिद का भी दौरा किया था, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा उनकी इसी परंपरा का हिस्सा है। मनीष झा मेरे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आपने दी है। उन तस्वीरों का इंतजार भी कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कितना इंपॉर्टेंट है ये दौरा और पीएम की ब्रुनेई में मौजूदगी का मतलब समझा दीजिए। बिल्कुल, देखिए, करीब 14,000 भारतीय ब्रुनेई में रहते हैं, जिसमें ज़्यादातर डॉक्टर और शिक्षक हैं वहाँ पर। लेकिन ब्रुनेई की जो आप जियोपॉलिटिकल महत्व देखेंगे तो उनकी लोकेशन को देखिए, और लोकेशन वाकई में बेहद खास है। आपने बताया कि साउथ चाइना सी के साथ कैसे इनकी सीमा लगती है, आसियान में भारत का पार्टनर रहा है और इंडो पैसिफिक में इसकी एक खास लोकेशन है। और इसलिए भारत के लिए डिफेंस के हिसाब से, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से ये बेहद खास है। न केवल इसके लिए बल्कि स्पेस प्रोग्राम में भी, क्योंकि ब्रुनेई में भारत का एक स्पेस सेंटर है जहाँ से कि हम सैटेलाइट की ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग भी करते हैं।
तो वो भी एक खास बात है। लेकिन सबसे अहम बात आप ये देखिए कि आश्चर्यजनक है कि बीते 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां का दौरा नहीं किया था, जबकि ब्रुनेई के सुल्तान ने 1992 में, फिर 2008 में, फिर 2012 में, फिर 2018 में इंडिया विजिट भी किया था। और सबसे अहम बात यह होने वाली है कि अगर आप इंडो पैसिफिक में भारत की जो अपनी महत्वाकांक्षा है उसको अगर देखते हैं तो ब्रुनेई एक खास रोल निभा सकता है। और इसलिए बीते कुछ सालों में इंडियन नेवी ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने ब्रुनेई के साथ काफ़ी इंगेजमेंट को बढ़ाया है, जो आने वाले समय में डिफेंस कॉर्पोरेशन के तौर पर और अधिक बढ़ने वाला है। लेकिन इस दौरे के तहत प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरीके से एक्सपोज पर शेयर किया गया है, शेयर की गई है इन्फॉर्मेशन, उसके जरिए ये समझना जरूरी है कि आखिर इस दोस्ती को देखते हुए चीन को क्या मैसेज आएगा। देखिए, चीन को सबसे बड़ा मैसेज तो यही जा रहा है कि जो साउथ चाइना सी के पास अहम पार्टनर हैं वो सब भारत के आसियान देशों के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है, वैसे भी प्रधानमंत्री के इस दौरे का एक अहम पड़ाव होने वाला था जब वो आसियान सम्मेलन में जाते भाग लेने, लेकिन थाईलैंड में चूंकि वो सम्मेलन पोस्टपोन करना पड़ा वहां के आंतरिक वजह की वजह से, उसके बाद जब ये ब्रुनेई जा रहे हैं, ब्रुनेई आसियान का मेंबर है, ब्रुनेई और भारत के बीच में जो डिफेंस कॉर्पोरेशन हुआ है उसकी वजह से जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें काफी इंगेजमेंट बढ़ा है। और इस वजह से चीन के खिलाफ जो एक गठजोड़ बनता हुआ दिख रहा है आसियान देशों का, उसमें ब्रुनेई की एक खास भूमिका होगी और भारत इस बात को समझ रहा है और इसीलिए ब्रुनेई के साथ उस तरह के इंगेजमेंट को बढ़ा रहा है। पूरा कार्यक्रम आगे पीएम का, मनीष? बिल्कुल, देखिए आज का जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री कुछ ही देर के बाद ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी में पहुंचेंगे और उसके बाद वो इंडियन कम्युनिटी के लोग से मिलेंगे, फिर उनका ओमार अली सैफुद्दीन मस्जिद में भी मिलने जाने का कार्यक्रम है और इसके अलावा जो ब्रुनेई की रॉयल फैमिली है, जो सुल्तान और दूसरे और लोग हैं, उनके साथ मिलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भी होना है आज और उसके बाद कल फिर प्रधानमंत्री वहां से सिंगापुर रवाना हो जाएंगे। चलिए, इस बारे में आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। और आज की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा से एंटी रेप बिल पास हो गया है और बिल के समर्थन में बीजेपी भी थी। बिल में प्रावधान है कि रेप के दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी। एसिड अटैक केस में उम्र कैद का प्रावधान है। बिल पर चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने कोलकाता रेप कांड पर बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि सीबीआई जांच से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीबीआई इस मामले में जल्द न्याय दिलाए। আমরা পুলিশকে বলেছিলাম ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে গিয়ে ফাঁসির আবেদন জানাতে এবং সময়ও বেঁধে দিয়েছিলাম, কিন্তু মঙ্গলবার দিন সিবিআই হয়ে যায় কোর্টের অর্ডারে। ঠিক আছে, আমার কোনো তাতে প্রবলেম নেই, আমাদের কারোরই থাকার কথা নয়। আমরাও এখন উই ওয়ান্ট জাস্টিস ফ্রম সিবিআই। বিচার চাই, তো বিচারের শাস্তি দিক সিবিআই, ফাঁসি দিক সিবিআই, এটা আমরা চাই। আমি প্রথম থেকেই বলি আমরা কিন্তু ফাঁসি চেয়েছি প্রথম থেকে। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ गई है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लिया। दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा को कोर्ट ने समन जारी किया। आशीष माथुर, शरद रेड्डी, विनोद चौहान को भी समन को लेकर खबर है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन के तहत भी कोर्ट के सामने क्या-क्या तथ्य रखे गए? बिल्कुल, देखिए आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से आबकारी मामले में सबसे पहले 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद तिहाड़ जेल से 26 जून को सीबीआई ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मामले में चार्जशीट हो चुकी थी, लेकिन इसमें कोर्ट संज्ञान नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसमें जो सैंक्शन चाहिए होता है मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए, वो नहीं मिल पाया था पहले। लेकिन अब जब सीबीआई को सैंक्शन मिल चुका है तो इस मामले में चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत जो इसमें आरोपी हैं, जिसमें दुर्गेश पाठक से लेकर के अमित अरोड़ा, आशीष माथुर, पीसर रेड्डी, विनोद चौहान, इनको प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है और मामले में न्यायिक हिरासत भी 11 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। हालांकि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनको कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने के लिए कोर्ट ने कहा है, लेकिन जो बाकी आरोपी हैं उनको
फिजिकली कोर्ट में पेश करना होगा। और दूसरी तरफ ये डेवलपमेंट जब सामने आया जब 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के मामले में ही अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। उससे पहले यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की थी सीबीआई ने, उस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। शुक्रिया जितेंद्र, पूरी जानकारी के लिए आपका। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश का कहर बरप रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। चारों तरफ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और एक साथ तस्वीरें आपके सामने आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, गुजरात या फिर उत्तराखंड, हिमाचल, हर तरफ जल प्रलय ने तबाही मचा रखी है। और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में बाढ़ से हालात कैसे बिगड़ रहे हैं, तस्वीर आपके सामने। कई इलाके पानी में समा चुके हैं, कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर लोग अपने घरों में फंस गए हैं। बाहर निकलने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। जल भराव की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ड्रोन तस्वीरों से अब आप अंदाजा लगाइए विजयवाड़ा के लोग इस वक्त किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। हकीकत यह है कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने में जिस तरीके से जुटी हुई है, उसी की ये एक तस्वीर आपके सामने। ड्रोन की मदद से प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। विजयवाड़ा में ही एनडीआरएफ की टीम केंद्रीय बल के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों तक कैसे मदद पहुंचा रही है, उसकी ये तस्वीर देखिए। प्रभावित इलाकों में खाना पहुंचाया जा रहा है, भोजन, पेयजल और अन्य जरूरी चीजों की मदद कैसे पहुंचाई जा रही है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए सामान नीचे दिया जा रहा है। और बारिश के चलते प्रकाशम बैराज में जल स्तर बढ़ता जा रहा है। विजयवाड़ा की ही एक और तस्वीर आपके सामने है। ये बाढ़ के पानी में बहकर आई गाड़ियों को अब निकालने का काम हो रहा है। गांव के लोग रस्सियों की मदद से गाड़ी को कैसे खींच रहे हैं वो तस्वीर आपने देखी। लेकिन जहां लगातार बाढ़ के इस हालात के बीच में सड़कें टूट गई हैं, रास्तों का संपर्क, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है, वहां भी लोग कैसे इस इलाके को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, वही तस्वीर आपके सामने है। तेलंगाना में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ही बाढ़ के हालात हैं। और अब तस्वीर देखिए कैसे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी के बीच गाड़ियां फंसी हैं। कई गाड़ियों को पानी के तेज बहाव में किस तरीके से निकालने की जद्दोजहद हो रही है। सड़क पर कई ट्रक भी फंसे हैं। घरों के आगे नदी उफान खा रही है। लोग रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। घर, मंदिर, मूर्तियां सब पानी में डूबी नजर आ रही हैं। विजयवाड़ा में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य सरकार ने बाढ़ बारिश से 5000 करोड़ रुपए के नुकसान का भी अनुमान लगाया। अब गुजरात में सैलाब के सितम की ये तस्वीर देखिए। महिसागर में कजाना बांध में पानी छोड़ने के बाद इस भयानक तस्वीर को देखा गया, कैसे पानी हिचको लिखा रहा है। हालांकि बांध से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। निचले गांव पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। यही वजह है कि वक्त रहते इस इलाके को खाली कराने का भी प्रयास हुआ। गुजरात पहले ही आसमानी आफत से अभी तक उबर नहीं पाया, फिर बारिश ने एक बार दस्तक दे दी है। गुजरात के नवसारी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में बारिश से सड़क पानी में डूबी नजर आ रही है। गुजरात के भरूच में भी लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। तेज बारिश का आलम तो यह है कि सड़क के साथ साथ पानी घरों में एंट्री ले चुका है। अब लोग इस दुविधा में हैं कि जाएं तो जाएं कहां। घर में पानी से परेशानी बढ़ रही है। अगर बाहर निकलते हैं तो सड़क नदियों में तब्दील हो चुकी है। बात जम्मू कश्मीर के रामबन की, जहां बादल फटने से बड़ी तबाही मची है और अचानक बादल फटने से बनिहाल इलाके में बाढ़ आ गई है। अचानक आए सैलाब में कई रास्ते बह गए, कई घरों को नुकसान पहुंचा। खबर तो यह भी है कि सैलाब का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि उसकी चपेट में आने से एक बुलडोजर और उसका ऑपरेटर भी बह गया।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया। तस्वीर को जरा गौर से देखिए। देखते ही देखते पहाड़ दरकने लगे हैं। अचानक धूल का गुबार उठा। घटना पिथौरागढ़ के मनुसियारी के पास मल्ला जोहार की है। लैंडस्लाइड की तस्वीरों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। बताया तो ये जा रहा है कि लैंडस्लाइड में एक शख्स समेत 100 से ज्यादा बकरियों के फंसे होने की संभावना है।